नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम के चैप्टर 2 विषय भौतिकी का प्रकाश का अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव 26 से लेकर आगे तक, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक जस्ट पिछला वीडियो में हो चुका है। आप जाके वहां देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 1 फोकस होते हैं या 2 फोकस होते हैं, 3 फोकस होते हैं, 4 फोकस होते हैं। दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया हुआ है कि लेंस के मुख्य 2 फोकस होते हैं। लेंस की 2 गोलाकार सतह होती है, इसलिए इनके दोनों ओर एक एक मुख्य फोकस होता है, जिन्हें F1 और F2 द्वारा सूचित किया जाता है। निम्नलिखित में से आवर्धक कांच कौन सा है? दोस्तों अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें सभी। दोस्तों आवर्धक कांच ऑप्शन बी उत्तल लेंस को कहा जाता है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है तो उसका बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए छोटी चीजों या लिखावट को बड़ा करके देखने के लिए उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, पीतल, इनमें कोई नहीं। आप जानते हैं कि इसमें से स्पष्ट दिख रहा है कि कौन सा नहीं है। पीतल। पीतल अपारदर्शी होता है, इसलिए इसका लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्यों, आइए समझते हैं। पीतल लेंस बनाने के लिए पदार्थ का पारदर्शी होना आवश्यक है ताकि प्रकाश आर पार जा सके। पीतल एक अपारदर्शी धातु है, इसलिए इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? 2, 1, 3, 4। अपवर्तन के कितने नियम है? तो दोस्तों ऑप्शन 2। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है sin I बटा sin R बराबर म्यू, यानी स्नेल का नियम। इसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों यह 2011, 2015, 2021 एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। sin R बटा sin I, sin I बटा sin R, sin I गुना sin R, sin I प्लस sin R। दोस्तों आप लोगों को मैंने स्नेल का नियम बताया हुआ है, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। दोस्तों आप बताइए इसमें लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किसका नहीं किया जाता है? तो जल का तो होता है क्योंकि ये भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है, प्लास्टिक भी पारदर्शी है। तो मिट्टी अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए इसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है। मिट्टी अपारदर्शी है, अतः इसे लेंस नहीं बनाया जा सकता। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। दोस्तों ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ और सब्जेक्टिव भी बताया हुआ कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का क्यों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सही उत्तर ऑप्शन डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले एकल उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो छोटी वस्तुओं का सीधा और बड़ा आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता हो तो एफ बराबर 1/p, वो देखिए कहाँ बैठ रहा है। दोस्तों एफ प्लस पी बराबर 0.5, एफ प्लस पी बराबर 1, एफ प्लस पी बराबर 2, एफ गुना पी यानी एफ इंटू पी बराबर 1। तो दोस्तों ये सूत्र यहाँ बैठ रहा है ऑप्शन बी में। कौन सा लेंस से वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? दोनों प्रकार के प्रतिबिंब याद रखिएगा, वास्तविक और आभासी। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों लेंस में इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक ही ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वो है उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, दोनों, इनमें कोई नहीं। अभिसारी, दोस्तों याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली समांतर प्रकाश किरणों का अपवर्तन के बाद एक बिंदु यानी मुख्य फोकस पर इकट्ठा यानी अभिसरित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसी बिंदु वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं?
को हम कहते हैं मुख फोकस। मुख फोकस कहते हैं, ये उसका परिभाषा है, इसे आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +30 cm हो तो वह कौन सा +30 cm, दोस्तों इस यहाँ पकड़ाएगा आपको गोलीय दर्पण +30 cm, तो किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है? दोनों ही उत्तल लेंस है, दोनों ही अवतल लेंस है, दोनों अवतल दर्पण उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल लेंस अवतल दर्पण एक ही बात है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करते हैं तो वह आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? दोस्तों याद रखिएगा, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण छोटा होता है, या दोनों बराबर होता है? आपतन कोण बड़ा हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता +4D है तो यह होगा 25 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 25 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 4 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 4 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। दोस्तों 25 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 25 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस क्षमता को हम पी यानी धनात्मक 4D है, इसलिए यह निश्चित रूप से उत्तल लेंस होगा, क्योंकि धनात्मक जो होता है वह उत्तल लेंस का ही होता है, इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे 25 cm निकलेगा। उत्तल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों, इनमें कोई नहीं। दोस्तों उत्तल लेंस को हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन चर्चा किया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा यानी इकट्ठा करती, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतहों पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम बताए हैं आप लोगों को सब्जेक्टिव में बहुत सुंदर से, आप वहां जाके देखेंगे। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां लेंस के कहाँ से मापी जाती है? वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन सी फोकस, इनमें कोई नहीं। प्रकाशीय केंद्र से, किसी भी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। प्रकाशीय केंद्र से नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर ओ से मूल बिंदु मानकर मापी जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्तन। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है यानी लौटती नहीं है, अगर लौटती तो परावर्तन हो जाता है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपवर्तन होगा। ऑप्शन डी प्रकाश का वर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो माध्यम बदलने पर इनकी चाल बदलने के कारण यह अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्तन कहते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों दिया हुआ है लेंस, तो दो ही का चर्चा होगा, ये दो ऑप्शन गया। तो याद रखिएगा बुलबुला की तरह अवतल लेंस कार्य करता है यानी ऑप्शन बी। हवा के बुलबुले की सतह उत्तल यानी उभरी हुई दिखाई देती है, लेकिन चूंकि हवा का अपवर्तन बाहर के पानी से कम होता है इसलिए यह प्रकाश किरणों को सिकुड़ने के बजाय फैला देती है, इसी कारण यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है, नीचे, ऊपर, वास्तविक स्थिति पर, इनमें कोई नहीं। आप लोगों को मैं सब्जेक्ट लिखाया हुआ हूँ कि पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है? इसका ऑप्शन होगा ऊपर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब मछलियों से चलने वाली प्रकाश किरणें पानी से हवा यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में हमारी आंखों तक आती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। उन्हें पीछे बढ़ाने पर मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है, से दूर, अविलंब की ओर, अविलंब के साथ, इनमें कोई नहीं।
ये मैंने आपको बहुत सुंदर से बताया हुआ हूँ, इसलिए इसमें गलती नहीं होना चाहिए। हवा से पानी में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। प्रकाश के आवर्तन के संबंध में, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, प्रकाश किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रकाश रुक जाता है। दोस्तों ये गलत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा उल्टा, सघन माध्यम से विरल माध्यम, वहां था विरल से सघन, यहाँ है सघन से विरल। अगर यहाँ विरल से सघन रहता तो ऑप्शन ए होता, क्योंकि यह उल्टा दिया हुआ है सघन से विरल, तो इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेंस के मुख्य फोकस के संबंध में, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या करती है? वे मुख्य फोकस से दूर हट जाती है, वह एक बिंदु पर मिलती है, वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वे उसी दिशा में वापस लौटती है, एक बिंदु पर जाके मिलती है। उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है। अपवर्तनांक और प्रकाश की गति के बीच क्या संबंध है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझना। अपवर्तनांक और प्रकाश की गति में क्या संबंध है? अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की गति उतनी अधिक होगी। अपवर्तनांक का प्रकाश की गति से कोई संबंध नहीं है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। अपवर्तनांक हमेशा प्रकाश की गति के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसे बनाए कहेंगे। पार्श्विक विस्थापन के संबंध में, जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब से होकर गुजरती है तो निर्गत किरण और मूल आपतित किरण के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए, निर्गत किरण आपतित किरण के लंबवत होती है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, निर्गत किरण पूरी तरह से गायब हो जाती है, निर्गत किरण की दिशा में आपतित किरण से बिल्कुल अलग हो जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा।